वर्क को और बेहतर तरह से समझने के लिए एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं जी? किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क जो है किसी भी बॉडी की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली दो टाइप की है। एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से हो, और दूसरे को हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर पोजीशन या कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से हो। ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आर्चर जो है उसने एक बो को स्ट्रेच किया हुआ है एरो को रखते हुए, और ये जो हमारी जो बो है ये स्ट्रेच फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इस बो में एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कंस्ट्रेंट स्टेट में है, उसने जो है ना स्ट्रेच रखा हुआ है, और हमारी जो बो है वो कंस्ट्रेंट स्टेट में है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। लेकिन जैसे ही वो उसको रिलीज करता है तो रिलीज करने से एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और क्योंकि ये जो एरो जो है ये मूव कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी बो की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो में। तो यहां पर आप दोनों एनर्जीज को एक ही जगह पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल है। कार जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है, जो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर जो है ना पानी जो है वो किसी हाई डैम में स्टोर है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके अलावा जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की और भी बहुत सी जो है वो टाइप्स हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है जी? कि किसी भी बॉडी पे किया गया काम जो है वो उसकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F अप्लाई होती है। जब फोर्स F अप्लाई होगी तो वो डिस्प्लेस करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक चला जाएगा। अच्छा, फोर्स अप्लाई होने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो vi थी, और फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी जी vf। वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करें जो F के लगने की वजह से m ऑब्जेक्ट पे होगा और वो डिस्प्लेस करेगा d डिस्टेंस तक, तो जी हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर आप ये वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये जो वर्क डन है ये इक्वल आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि जो आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स ने जो काम किया वो काम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पहले कम थी, vi स्क्वायर कम थी, और बाद में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो किसी भी बॉडी पे किया गया काम जो है वो एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, या जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरह से एक जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पर पड़ा हुआ है, आप उसे लिफ्ट करते हैं, आप उसे किसी सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं, तो जमीन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो है किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसकी सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपने जो उस पर काम किया है उस काम ने उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बढ़ा दिया है। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी बॉडी पे काम करेंगे तो वो जो काम है वो उस बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देगा। इसके अलावा हमारे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है जिसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम इन्फिनिट पॉइंट लेते हैं। यानी कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर 0 है, और इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन की सरफेस पे रखा हुआ है, और जमीन का रेडियस r है, और आप ये चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है आप उसको डिस्प्लेस करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ लेकर चलें, ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो जाती है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करेंगे तो आप जो है जो फोर्स यहाँ पे जो एक्ट करेगी, जो लिफ्टिंग में आपकी हेल्प करेगी, वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो एक वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के ज़रिए असर काम जो है अगर आपने करना हो तो आपको अपने पूरे पाथ जो है उसको डिवाइड करना होता है स्मॉल पैचेस के अंदर। अब जब आप अपने पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे
तो जी हम ये सपोज कर लेते हैं जी हमारा जो टोटल वर्क डन है वो 1 2 3 4 अप टू n पैचेस में हमने डिवाइड कर लिया है। आप लिफ्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिट पॉइंट तक, और उस इन्फिनिट पॉइंट तक ले जाने के लिए आप जो टोटल काम करेंगे वो हमारा जो है वो काम जो है वो बराबर होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। अब सिंपली हमने क्या करना है, स्मॉल पैचेस लिए और हर पैच के अंदर सेपरेटली हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और हर पैच का जो वर्क डन जैसे 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक, और अप टू हम चलते चले जाएंगे। फिर लास्ट वर्क हमारा होगा जी n-1 से n तक, और अब तमाम वर्क डन को अगर आप एड अप करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो है जी -gmm ओवर स्मॉल आर। स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जमीन के सेंटर से जहां से आपने डिस्प्लेस करना शुरू किया। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना जो है रखा तो वो जमीन की सरफेस पे है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हम 1 से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो 1 से तो जो डिस्टेंस है जमीन के सेंटर तक वो हमारा हम r, इस केस में हमारा r होगा, फिर वो R1 होगा, लेकिन हम क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ R1 आ जाता है तो हम वो रेफरेंस कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ जनरलाइज करने के लिए हमने उसे R लिख लिया है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है अगर आप इसको डिस्प्लेस करें ज़मीन के सरफेस से और इसको आप लेके जाएं इन्फिनिट पॉइंट के लिए, तो फिर हमारा जो R है, स्मॉल r जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल R से, जो कि ज़मीन का रेडियस है। तो जी जो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको हम डिफाइन करते हैं जी U इज इक्वल टू -gmm डिवाइड बाय r। इसमें कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और इसमें जो स्मॉल m है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं सरफेस से इन्फिनिट पॉइंट तक। अब इन्फिनिट पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो हमारी जो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, जो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। लेकिन जो जब तक जो है ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगी। जैसे जैसे आप उसे ऊपर की तरफ उठाते चले जाते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। यानी कि U और R जो हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ेगा U जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है ये एक्चुअली नेगेटिव साइन की वजह से बन गया है कि जी R जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल आंसर कम होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में जो स्मॉल वैल्यू हो वो बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि -5 जो है वो ज्यादा होगा और -10 जो है वो स्मॉल वैल्यू होगी। इसी वजह से जमीन की सरफेस के ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और वो क्या है जी -gmm ओवर r। लेकिन जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, वो उस इन्फिनिट पॉइंट तक चला जाएगा जहां पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो जमीन की अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी जमीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जी हमारे पास है जी स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी सिंपली क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से डिस्प्लेस करना है, आप ये चाहते हैं कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, तो हम उसको इतनी इनिशियल एनर्जी देंगे कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाए। और ज़मीन की अगर ज़मीन के लिए, अर्थ के लिए जो हम स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो वो आती है हमारे पास जी स्क्वायर रूट 2gr। यहाँ पे g जो है वो ज़मीन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और r जो है वो ज़मीन का रेडियस है। और अब अगर आप नोट करें तो जो स्केप वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती जिसको आप जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप करवाना चाहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, g के लिए 9.8 और r जो है वो आप जमीन का रेडियस 6.4 × 10⁻⁶ मीटर जो है अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी कि जो ज़मीन के लिए स्केप वेलोसिटी, आप अगर आप ये चाहते हैं कि आप अर्थ से स्केप कर जाएं और ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएं तो आपको नियरली 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। अब हम जी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल एंड मास इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है,
लेकिन उसका जो अगर हम ये कहेंगे जो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी गई है और उसका मास कम कर दिया गया है, वेलोसिटी डबल कर दी गई है, मास जो है वो हाफ कर दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वेलोसिटी के डबल होने से, वेलोसिटी का स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर, डबल होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स हमें फैक्टर 4 का फैक्टर देगी, लेकिन मास के हाफ होने की वजह से जो 2 का फैक्टर है वो 4 से अगर आप कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 2 रह जाएगा। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है और मास हाफ हो गया है तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज डबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ देन इट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वुड बी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के सेंटर के लिहाज से अगर आप उसकी जो डिस्टेंस है वो डबल कर देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी कि अगर आर डबल हो जाएगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई आर के डबल होने से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो देखा था कि U और R जो है वो आपस में नियरली डायरेक्टली रिलेटेड हैं उस नेगेटिव साइन की वजह से।